जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम टॉपिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न भी शुरू होने वाला है। डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ मौजूदा और साबका प्लेयर्स, इनफैक्ट कप्तानों ने कप्तान से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल कर दिया जाए। अज़हर अली मिले, मिसबाह उल हक मिले, मोहम्मद हफीज़ मिले। आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई। बड़ी कोशिश की कि उनको मनाया जाए कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया जाए, लेकिन इमरान खान अपनी बात पर कायम रहे और उनका जो एक आइडिया है रीजनल क्रिकेट का एक सेटअप होना चाहिए, उसी को उन्होंने इंसिस्ट किया और प्लेयर्स से भी वाज़ेह किया कि इसी सेटअप को चलना होगा। डिपार्टमेंट क्रिकेट से क्या फ़ायदा था या उसके बंद होने से क्या नुकसान हो सकता है? क्या रीजन के सेटअप कामयाब हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक उभरते हुए क्रिकेट एनालिस्ट, पिछले चंद सालों में बहुत तेजी से अपना मुकाम बनाया है पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़े मामलात को बड़ा गौर से देखते हैं ये और बड़ी इनकी जो क्या है ना गहरी नज़र होती है इन तमाम मामलात पर। कामरान मुजफ्फर साहब आजकल पाकिस्तान में भी मौजूद है और डोमेस्टिक क्रिकेट की भी तैयारियां कर रहे हैं। बड़े सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो इनसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट क्या ज़रूरी थी? जो प्लेयर्स कामरान इस जानिब जो इशारा कर रहे हैं, इससे कितना नुकसान अगर है प्लेयर्स को तो किस हद तक नुकसान है और अल्टरनेट इसका क्या हो सकता है इस नुकसान से बचने के लिए? पहले तो फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। और जो आपने इतना तगड़ा इंट्रो करवा दिया है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक क्रिकेट का फ़ैन हूँ और ऑब्जर्वर हूँ। जो होता है तो बस आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। सवाल पे आते हैं। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जो पाकिस्तान की है, इसमें बिल्कुल पिक्चर जो है वो बिल्कुल डार्क भी नहीं है और बिल्कुल ब्राइट भी नहीं है, इसीलिए इसमें बात करने की गुंजाइश मौजूद है। वरना अगर ये बिल्कुल ब्राइट होती तो भी बात करने की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल डार्क होती तो भी बात करने की गुंजाइश नहीं होती। तो अभी जो रिसेंट जो एक पूरी की पूरी एक डिस्कशन चली डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, के डिपार्टमेंट की गई, तो देखें, पहले तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसको चेंज करने की ज़रूरत थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इर्तिकाई अमल है। जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है, तो आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और ये बात हकीकत है कि जो पिछला जो सिस्टम था वो भी आपको डिलीवर कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा परफेक्ट सिस्टम भी नहीं था कि हम जिसको कहते कि नहीं, इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो बात बनती है कि इसमें जो आर्गुमेंट जैसे आपने यहाँ से शुरू किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है, तो ये सिर्फ ये बात कह देना कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वापस ले आया जाएगा जैसे पहले चल रहा था तो हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, तो ये बात भी सही नहीं है। कामरान, ऑल्टरनेट इसका क्या है? प्लेयर्स के ऑफ कोर्स रोजगार का तो एक इशू है दुनिया भर में। बहरहाल एक आर्गुमेंट ये भी वैलिड है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होती। इनफैक्ट प्लेयर्स जो होते हैं वो एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या क्लब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह हमने यूके की मिसाल हमारे सामने है। तो ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? क्या 6 टीमें काफ़ी है 22 करोड़ की आबादी के मुल्क के लिए, जहाँ प्रॉब्ली 80% नौजवान, हर एज का, इनफैक्ट बच्चा हो या नौजवान हो या बड़ी उम्र का हो, वो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है और शायद बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट में अपना कैरियर भी बनाना चाहते हो, तो उनके लिए क्या 6 रीजनल टीमें काफ़ी है? और एक आर्गुमेंट आजकल बड़ा चल रहा है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए फैजान भाई, उसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो जो क्रिकेट है, जो एमेचर स्पोर्ट्स हुआ करती थी कुछ दहाइयों पहले तक, अब ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ गई है और हम कह सकते हैं कि इस सदी के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है। तो उसके अंदर अब लोग इसको एज ए प्रोफेशन देखना शुरू हो गए। उससे पहले जो क्रिकेट होती थी उसमें उसमें बहुत शौकिया या एमेचर क्रिकेट बहुत थी, उसमें प्रोफेशनल एंगल थोड़ा कम था। तो इसलिए अगर एक जो आपकी टॉप कैडर थी, अगर वो प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन बना पाती थी, अपनी लाइवलीहुड वहाँ से कमा पाती थी, तो उनके लिए सही था। तो आपको एक बड़े सिलेक्टेड लोगों का को आपको प्रोफेशनल स्पेस देनी होती थी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देनी होती थी। बाकी जो थे, जो खेलते थे, वो मोस्टली एज शौकिया खेलते थे, एमेचर थे कि उनको खेल का शौक था, उनकी लाइवलीहुड कहीं और से आ रही थी। अब जो अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें, तो जो ऑस्ट्रेलिया या अगर हम इंग्लैंड की जो पर्टिनेंट इस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, अगर वहाँ उन दोनों मुल्कों का देखा जाए, तो पहली जो चीज़ है, वहाँ पे जो भी प्लेयर है, जो भी आता है, जो क्रिकेट खेलने का इरादा करता है, तो देखिए उनको एक सोशल सिक्योरिटी मौजूद है। वो क्रिकेट की फील्ड में चाहे कामयाब हो या नाकाम हो, ना वो,
ना उनके बीवी बच्चे, ना उनके माँ बाप, कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन पाकिस्तान में हम एक मुख्तलिफ माशरा है कि जहाँ पे जो अगर आपका एक क्रिकेटर या कोई भी बच्चा अगर इसको एज ए प्रोफेशन, या आप ये कह लें कि जैसे 9 to 6 कोई और जॉब होती है, अगर पूरा दिन ये काम करने की, क्योंकि जिस तरीके से ये उसमें प्रोफेशनलिज्म आई तो उसमें उतनी ही रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि आप कितना टाइम लगाएंगे इस क्रिकेट में। तो जब आप इसमें लगाएंगे तो देखिए पूरा एक खानदान होता है, हम लोग की जो सोसाइटी है उसके अंदर, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसमें फिर अगर आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट का हाल भी कुछ, क्योंकि तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें बनती जा रही हैं, हॉकी जैसा ना हो कि फिर प्लेयर्स जो हैं वो आगे पीछे ना घूम रहे हो, कि मतलब वो जब तक माली आसूदगी ना हो, तो आपको वो मौके देने पड़ेंगे कि वो थोड़ा सा माली तौर के ऊपर भी आसूदा हों, ताकि वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस कर सकें और फिर वो क्रिकेट के अंदर अपनी जो भी जान है, जो उसके अंदर मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मैंने बताते चलूंगा क्या डिफरेंस है। दूसरा ये कि 6 रीजनल टीम्स जो हैं, अब इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि रीजनल टीम्स और 6 टीम्स, देखिए अगेन अगर हम जाएं, जो बहुत ज़्यादा हमारा मुकाबला होता है या हम कंपैरिजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया या यूके के सिस्टम से, देखिए वहाँ की जो आबादी है वो बहुत कम है। जो उनकी जो इकाइयाँ या फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स हैं, चाहे उनको स्टेट्स कहें चाहे काउंटीज कहें, उनमें जो आबादी है वो बहुत कम होती है। तो जब कम आबादी होती है तो जो एक एक शख्स है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका कंपटीशन कम लोगों से होता है, तो उसको जब खेलने का मौका मिलता है तो वो नज़रों में भी आ जाता है। पाकिस्तान इस तरीके से अगर कम रीजन रखेंगे तो उसमें एक मसला ये आएगा कि फिर एक आपकी उसमें ये पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर अगर कोई कॉम्पिटेंट प्लेयर है या केपेबल प्लेयर है वो शायद मिस आउट हो जाए, क्योंकि देखिए करप्शन पूरी दुनिया में होती है, हम कोई हम अनयूजुअल नहीं है। तो इस वजह से अगर हमारी जितनी ज्यादा टीम्स होंगी तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा क्रिएट होंगी। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से अगर थोड़ी सी हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, और उसमें एक बहुत मौजूद है कि हमने 6 रीजन ऊपर और 6 रीजन नीचे बनाए हुए हैं, अगर हम इसको डिफरेंट 6-6 करें और रेलीगेशन और प्रमोशन में करें तो ये ज्यादा एरिया, मतलब यही जो मतलब हम 12 पाकिस्तान के 12 रीजन्स कर सकते हैं और 12 रीजन्स की टीम्स बना के और उनको हम खिला सकते हैं, तो उसमें शायद अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाए मेरे ख्याल में। बिल्कुल आपने ये बात की है। इनफैक्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप है इसमें हम 2 या 4 रीजन्स का इजाफा कर दें। एक चीज कामन मुझे एक और यहाँ पे जो चीज नजर आती है, बुनियादी तौर पर अगर हम फैंस की टीम्स के साथ एसोसिएशन की बात करें तो वो शहर के साथ ज्यादा वाबस्तगी होती है, सूबाई टीम के साथ नहीं होती। पीएसएल की सक्सेस अगर देखें तो शहरी वाबस्तगी थी, लाहौर वर्सेस कराची। अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तान में T20 डोमेस्टिक का आगाज हुआ था तब भी जो भरे भरे स्टेडियम होते थे, जैम पैक T20 मैचेस डोमेस्टिक के होते थे, उसकी वजह ये थी कि शहरी कनेक्शन था। सियालकोट की टीम, लाहौर की टीम, कराची की टीम, इस तरह एक कनेक्शन था। आपको लगता है कि नॉर्दर्न के साथ कोई कनेक्शन बना पाएगा? एक रीजन ही आपने डेवलप किया, कोई प्रोविंस नहीं है, या साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब का कोई वहाँ के कनेक्शन अपने बना पाएंगे, या इनफैक्ट सिंध का कोई कनेक्शन बन पाएगा? और आप दूसरी तरफ देखें कि एक रीजन को 3 टीमें मिल गई है। अगर नॉर्थ को देखें, साउथ पंजाब को देखें और सेंट्रल पंजाब को देखें, ये एक पूरी बेल्ट कवर कर रही है। फिर बलूचिस्तान का पूरा रीजन के लिए एक टीम है, बलूचिस्तान की टीम, या एक ऊपर केपी के लिए एक पूरी केपी की टीम है जिसमें शायद आपके फाटा के प्लेयर्स भी अब आ सकते हैं, या सिंध की पूरी एक टीम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स और रीजन्स भी थोड़े से आपको सब लगता है कि रिव्यू करने की जरूरत है यहाँ पे? देखिए फैजान भाई, बिल्कुल रिव्यू करने की ज़रूरत है, और मैं बड़ा आई विल कम स्ट्रेट, जो हमारे वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जो कि बिलाशुबा अजीम तरीन ऑलराउंडर्स में से और अजीम तरीन कप्तानों में से रहे। उनका एक विजन है, वो जो क्रिकेट में उनकी जो खिदमात है वो अपनी जगह पर है, और फिर उसके बाद वो उन्होंने ये हम कह सकते हैं ही अर्न द राइट कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ या अपना विजन जो है वो इदारों को दे सकते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए। देखें, विजन देना उनका काम है। अब विजन की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो 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 पॉलिसीज बननी है या उसका जो एक्शन प्लान बनना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी उस विजन के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी।
क्योंकि देखिए इमरान खान इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के डे इन डे आउट क्रिकेट देख सके। हाँ, वो एक विजन दे सकते हैं, उन्होंने विजन दिया, और जाहिर सी बात है वो इतने अजीम कप्तान रहे हैं, अजीम खिलाड़ी रहे हैं, तो उनकी जो बात है उसमें एक वजन मौजूद है। अब जो विजन उन्होंने दिया है, अगर हम इस चीज को भूल जाएं, 6 रीजन फलाना ये सब चीज अगर हम भूल जाएं, उनका विजन ये था कि ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इससे लोगों की एसोसिएशन नहीं बनती, तो इसमें हम जो जो रीजन्स को अगर हम इन्वॉल्व करें तो लोगों की एसोसिएशन बनेगी। लोगों की एसोसिएशन से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों की एसोसिएशन से थोड़ा सा शायद ये जब लोग दाखिल होंगे, जितने लोग आएंगे उतनी इसकी पाकिस्तान क्रिकेट की एक सेलेबल जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, जिसकी मिसिंग हमें देखें। हॉकी आज भी खेली जा रही है, टेनिस हर शहर में खेली जाती है, फुटबॉल हर शहर में खेली जाती है, लेकिन उसमें और क्रिकेट में क्या फर्क है? उसमें फर्क यही है कि जो क्रिकेट की जो सेलेबल वैल्यू है वो बाकी स्पोर्ट से ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। तो वही विजन है कि अगर आप इसको रीजनल या ऐसी चीजों बजाय इसके कि हम ये डिपार्टमेंट्स के बजाय अगर हम रीजनल टीम्स की तरफ जाएं तो वो अटैचमेंट ज्यादा बनेगी, ज्यादा पैसा आएगा, फिर वो और ज्यादा लोगों के और ज्यादा घर और अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। उसमें मसला ये है कि खान साहब ने जो विजन दिया उसमें कोई खराबी नहीं है, हम उसको बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उसमें जो 6 टीमें हैं, और वही जो आपने बात की, आपने बिल्कुल सही बात की, नॉर्दर्न आपने एक सुपरा रीजन बनाया, सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, और ये कोई ऐसे रीजन्स नहीं है, ऐसे नाम नहीं जैसे लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि हमारी जितनी आबादी है, आप किसी से भी पूछें, अगर मिसाल के तौर पे हम कराची में बैठे हुए हैं, तो अगर मैं जाके अगर ये कहूँ, अगर मुझे बेचना हो एज ए मार्केटियर, मुझे बेचना हो, अगर मैं सिंध का मैच बेचूं तो वो आसानी से बिकेगा मार्केट में, या कराची का मैच ज्यादा आसानी से बिकेगा? और उसकी मिसाल वही है जैसे पीएसएल है, पीएसएल के अंदर जो टीम्स की मैनेजमेंट है उसमें मैं उस शहर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ नाम बिकता है, लेकिन उसके बावजूद लोग सिर्फ उस नाम के पीछे ये कराची और लाहौर का मैच बना देते हैं, और आपको पता है कि वो उसको एल क्लासिको आप पीएसएल का कहते हैं, और बाकी सारी चीजें मौजूद है कि आपकी वो जो आई बॉल्स होती हैं। तो यही जो चीज है ये हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ला सकते हैं अगर हम इसको रीजन्स के बजाय सिटीज के ऊपर करें। मिसाल के तौर पे हम 12 शहरों की टीमें बनाएं, और जो उसमें एक जो चीज मैं देखना चाहूंगा, एक गुड टू हैव है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी और है, जब हम टीम्स के अंदर अगर हम 6 की मतलब फिक्स रख देते हैं कि यही टीमें हर साल खेलेंगी, तो उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर आप 12 टीमें बनाते हैं 12 शहरों की, और उसमें रेलीगेशन और प्रमोशन का सेटअप रखते हैं, तो हर जो शहर है, हर जो रीजन है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा ताकि रेलीगेट ना हो। तो वहां से करप्शन के जो या करप्शन या इनकॉम्पिटेंस के जो डोर्स हैं वो भी क्लोज होना शुरू होंगे। तो ये मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड, और ये आपकी पूरी होगी, इसमें आपकी कोचिंग, आपको इसके ट्रेनर्स, आपके प्लेयर्स, ऑटोमेटिकली जो है वो आपको बेटर परफॉर्मेंस निकलना शुरू हो जाएगी। मतलब मेरी एक नाकिस राय ये है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। कामरान, एक और चीज मैं सोच रहा था कि जब हम मिसाल देते हैं ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की, तो वो वन स्पोर्ट नेशन नहीं है हमारी तरह। हम ऑल्दो हमारी नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, बट क्रिकेट से हर कोई ऑब्सेस्ड है, और इतना ऑब्सेस्ड क्रिकेट से है कि दूसरे स्पोर्ट्स ओवरशैडो हो जाते हैं, और हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। दूसरे मुल्कों में प्रॉब्ली अगर कोई एथलीट बनना चाहता है तो उसके पास अगर क्रिकेट का मौका नहीं है तो वो दूसरे स्पोर्ट में भी ट्राई कर सकता है, और उसमें भी उसका प्रोफेशनल कैरियर अच्छा बन सकता है। हमारे पास दूसरे स्पोर्ट्स में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्रिकेट एक सेलेबल स्पोर्ट है, पाकिस्तान में अच्छी मार्केट है, क्रिकेट की अच्छी फॉलोइंग है, तो हर कोई इसकी जानिब आता है। तो इससे ओवरऑल क्रिकेट अगर इसकी ग्रोथ रुकती है तो दूसरे स्पोर्ट्स को, ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फरहान भाई, और देखिए उसमें एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि देखिए जो हकाइक होते हैं वो हकाइक रहते हैं, मेरे और आपके अच्छा कहने से, बुरा कहने से, तनकीद करने से या तारीफ करने से वो बदल नहीं जाएंगे, हकाइक रहेंगे। आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लें, ये स्पोर्टिंग नेशंस हैं। वो स्पोर्टिंग नेशन इसलिए हैं कि अगर कोई बच्चा 12-13 साल की उम्र में फैसला करता है कि मैंने स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर लेना है या मुझे उसमें एक सीरियस एफर्ट करनी है, उसको भूखे मरने का डर नहीं है। उसको उसकी फैमिली उसको ये नहीं कहेगी कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर वरना तू भूखा मर जाएगा। हमारे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, और जो हमारी जो बाकी स्पोर्ट्स जो भी जो डिक्लाइन की तरफ जा रही है वो ये है कि अगर किसी को आप टेनिस खेलता हुआ देखें तो वो जाहिर सी बात है जो माँ बाप होंगे, हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन टेनिस हमारी जो जो थोड़ी सी हम कहते हैं कि एलीट
उसमें चली गई है। गोल्फ है, गोल्फ का भी टैलेंट है, लेकिन उसमें क्या है कि वो सिर्फ वो लोग खेल पा रहे हैं जिन फैमिलीज के अंदर वो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम खेलो, अगर कुछ हो गया कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, कोई कुछ ना मिले तुम अपने लिए खेलो, अगर तुम्हें से कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने शौक के लिए खेल लो। स्नूकर का खेल इसी तरीके से, और बहुत सारी चीजें हैं, बॉक्सिंग भी कुछ इसी तरीके से, हमारे बाकी सब खेलों का कुछ इसी तरीके का हिसाब किताब हुआ है। तो देखिए ये तो एक कल्चरल प्रॉब्लम है। क्रिकेट में आपका पैसा आने से एक जो, और ये पोस्ट 92 हमारी जो सिचुएशन है, और फिर ये जो हमारी जो लीग क्रिकेट आ गई, PSL आ गई, मेरा ख्याल है, अच्छा बहुत सारे लोग, कामरान आपने एक बात की, सॉरी मैं आपकी बातों में काट रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल 92 से पैसा आना शुरू हुआ या 96 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट का पैसा असल में हमारे रीजन में आया? 92 के बाद भी अगर हम 4 साल देखें तो इतनी कोई हाई फाई चीजें नहीं थी। 96 का वर्ल्ड कप होता, और फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता चीजें, और बाय द टाइम 2002 2003 कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते और फिर एक अच्छा पे स्केल आना शुरू आया। तो मेरे ख्याल से 96 के वर्ल्ड कप ने जो इम्पैक्ट डाला है हमारे रीजन पे, उसने 92 से ज्यादा कमर्शियल किया है। उसमें दोनों चीजें हैं फैजान भाई। उसमें देखें, एक तो चीज ये है कि जो पहला सैटेलाइट मैच जो कवर हुआ लाइव, में जो डिश कल्चर जो आया था, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्रिकेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद एक पूरे पाकिस्तान में डिश का कल्चर पूरा वो हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो जीत के आए, और उनके ऊपर जो इनामात की और हुकूमत की और तोहफे तोहफ़ की जो बरसात हुई, तो देखिए ये सब माशरा देखता है। तो उसके बाद ये लगा कि अगर आप इसमें जाएंगे तो देखो इतना नाम भी है, पैसा भी है, और मेरे ख्याल में वही टाइम था, क्योंकि 94 में हम हॉकी का वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर्स को 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके का रिस्पांस मिला, तो अगली जनरेशन की जो नजरें थी, जो मतलब जिन्होंने आगे क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर्स बनना था, वो ज्यादातर क्रिकेट की तरफ चले गए। वरना उससे पहले तक आपको भी याद होगा कि गलियों में क्रिकेट और हॉकी बराबर बराबर ही होती थी, और हम हॉकी में भी इतने अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में दोनों कोई चीजें कोइंसाइड हो गई। 92 के बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई, उसके अंदर पैसा आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे जो प्लेयर्स को 92 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरीके से, जाहिर सी बात है और वो डिजर्व भी करते थे, कि जिस तरीके का हमें वो सरों का ताज बनाया गया, उतना वही सब कुछ जो है वो हमारे हॉकी के प्लेयर्स भी डिजर्व करते थे 94 के। तो अगर हमारी जनरेशन से पूछेंगे, उनको आज भी वो 94 के ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप था हॉकी का, सारे प्लेयर्स याद होंगे, उसके बाद याद नहीं। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि उसके बाद जो है ये 92 के बाद से जो शिफ्ट आया और जो फोकस आया पैसा और फेम और सारी की सारी चीजें, तो ये क्रिकेट ने पाकिस्तान को एक वन स्पोर्ट्स नेशन बना दिया। एक ही सब तय है, आप भी इस बात से शायद एग्री कर रहे हैं, और कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हो ना हो, रीजन क्रिकेट ही हो, लेकिन शहरी वापसी हो और टीमें ज्यादा की जाए ताकि प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। कई ऐसा हो सकता है कि इंटीरियर सिंध का एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हो। फैजान भाई उसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट का जो बुनियादी, अगर मैं फिर वहीं वापस जाऊंगा कि हमें विजन पे जाना चाहिए। उसके बाद जो टैक्टिकल जो होती है, जो हमारा जो विजन है, उसके बाद जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो सकती हैं कि हम ऐसे करें या वैसे करें। लेकिन डिपार्टमेंट्स को शामिल करने का जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके लिए जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, चाहे वो खुद से अपने डिपार्टमेंट्स बनाए या वो हमारे किसी रीजन्स को जिससे हमारे क्रिकेटर्स का फायदा हो, ताकि वो उसको स्पॉन्सर करें। अच्छा, अब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा कि अच्छा हमने वो दरवाजा तो बंद कर दिया कि डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया कि आप जो है आपकी जरूरत नहीं है, आपकी टीम्स की जरूरत नहीं है। अब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में जब ये प्लान भी आया है रीजनल वाला, और जो खान साहब ने भी दिया, फिर वसीम खान, एहसान मानी बार बार बता चुके हैं उसके बारे में, उनका इरादा यही है कि ये जो रीजन्स का जो डोमेस्टिक का खर्चा है ये पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए आपको स्पॉन्सर्स चाहिए, और स्पॉन्सर्स कौन चाहिए? वही लोग चाहिए जो अपनी डिपार्टमेंट टीम्स रन करते थे। तो देखिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी वो जो टीम्स हैं उनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि उनकी एक मार्केटिंग वैल्यू ऐसी बने कि चाहे पीआईए है, चाहे हबीब बैंक है, या यूबीएल है, या जो भी हमारे जो मेजर जो थे, जो करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर रहे थे, तो बजाय इसके कि वो खुद से टीम रन करने के वो हमारी क्रिकेट में डाल सकें, उस पैसे की अभी भी जरूरत है। हम उस पैसे को माइनस करके पीसीबी नहीं चला सकता, उसमें नुकसान पीसीबी का भी होगा, प्लेयर्स का भी होगा। तो हमें इन रीजन्स को या इस निजाम को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वही पैसा सिस्टम में वापस आए।
तो उसके लिए हमें डिफरेंट तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आउट ऑफ बॉक्स भी जाना होगा और कई कई फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी होगी। कामरान भाई, ये तो हमने बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट या रीजन। अब 30 सितंबर से सीजन स्टार्ट हो रहा है। पिछला सीजन भी आपने फॉलो किया, ये सीजन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। किस तरह लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? कुछ मजीद एक्साइटिंग क्रिकेट के लिए पुरुमीद है पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन में आप? मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ, क्योंकि देखिए जो अब ये बात सही है, अभी आपने पहले भी टच किया क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। तो हमने बात तो की कि हमें क्वांटिटी होनी चाहिए, जो मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ी सा डिफरेंस है इसके अंदर डिफरेंस ये है कि बोर्ड का काम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम या किसी भी स्पोर्ट्स बोर्ड का काम खेल का फरोग है। खेल को बंद नहीं करना, महदूद नहीं करना है कि यहाँ पे महदूद हो जाए। अब इसका मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि हर क्रिकेटर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाए या हर क्रिकेट को हम फर्स्ट क्लास का दर्जा देते हैं, ये भी गलत है। लेकिन आपको मल्टीपल प्लेयर्स के अंदर क्रिकेट करवानी चाहिए, उससे क्रिकेट को फरोग होगा, उससे बच्चों के अंदर शौक पैदा होगा कि हम क्रिकेटर बने। आप क्लब क्रिकेट करवाएं, स्कूल क्रिकेट करवाएं और इस तरीके से करवाएं। तो इस चीज के लिए इस जो उसकी जो मार्केटिंग है, उसके लिए ये नेशनल T20 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला असाइनमेंट होगा जो हमारा अभी नया कोचिंग का जो सेटअप आया है, जो चेंजेस आई हैं उसके अंदर, तो उसमें कुछ नए चेहरे आए हैं, हेड कोचेस बने हैं अपने अपने रीजन्स के। तो बड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ उसमें जैसे बासित अली हैं और अब्दुल रज़ाक भी हेड कोच आए हैं, फैसल इकबाल बलूचिस्तान के आए हैं। तो देखिए एक ये थोड़ी सी जो है वो चेंजेस आई हैं आपकी जो 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 टॉप लेवल के ऊपर। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो न्यू थिंकिंग आई है, न्यू फेसेस आए, ये अपनी टीम्स को कैसे लड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में काफी एक्साइटिंग होना चाहिए। लेकिन पिछले साल मोहम्मद वसीम ने जिस तरह नॉर्दर्न को लड़ाया, और एक यंग टीम थी मोस्टली, अगर देखा जाए यंगस्टर्स थे, कुछ तजुर्बा भी था लेकिन मोस्टली यंगस्टर्स थे। तो नॉर्दर्न की टीम ने जिस तरह पिछले साल परफॉर्म किया, मोहम्मद वसीम ने अपना कोई अच्छा कोच साबित किया और नॉर्दर्न का टैलेंट साबित, वॉल्दो हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्दर्न से एसोसिएशन नहीं बन सकती, बट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया नॉर्दर्न की टीम को आप कैसे देखेंगे? हम इसका सीजन भी देखें T20 के फर्स्ट लेवल, तो इमाद वसीम, शादाब, अली इमरान, आसिफ अली, फरजान राजा, हैदर अली इनके पास है, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, मूसा खान, रोहिल नजीर, सुहेल अख्तर जो लाहौर कलंदर से कप्तान है वो इनका हिस्सा है, सुहेल तनवीर, उमर अमीन, जिशान मलिक। तो अच्छी टीम इस बार भी नॉर्दर्न की बनी है। किस तरह लग रहा है तगड़ी फाइट देगी नॉर्दर्न इस बार भी? फजान भाई, आपने कहते हैं ना हिटिंग द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल वही बात की है। क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर जो मेरे लिए जो स्टैंड आउट कोचिंग और माइंडसेट था वो मोहम्मद वसीम थे। क्योंकि देखिए उनके पास जो जो टीम थी, एक तो ये कि उनको बड़ी यंग सी टीम मिली, उसके बाद उनके प्लेयर्स कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ उधर चले गए। एक ड्यूरिंग वन मैच, मतलब मैं कोट कर सकता हूँ कि केरल के ऊपर एक मैच हो रहा था जो हैदर अली ने जिसके अंदर अपनी मेडन फर्स्ट क्लास सेंचुरी की है, उसके अंदर उस मैच में मेरी बात हुई मोहम्मद वसीम से। अच्छा, अब आप ये देखिए कि वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं नॉर्दर्न की टीम, उस टीम के अंदर हैदर अली, हारिस रऊफ, मूसा और मेरे ख्याल में रोहिल नजीर भी थे। ये सारे के सारे खेल रहे हैं, और आपके पास बेंच के ऊपर सुहेल तनवीर वहां बैठे हुए थे, वो बाहर थे। मेरी बात हुई उसमें टीम में जो है वो हमाद आजम भी थे, उमर अमीन भी थे, तो एक अच्छा मिक्स था। उसमें मोहम्मद वसीम ने यही कहा कि देखें, खेल हार जीत खेल का हिस्सा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सेटअप के लिए नए प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकूं, और वो उस वक्त प्रोड्यूस होंगे जब हम फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे। हैदर अली, अब आप देखिए हैदर अली, हारिस रऊफ, अब उस मैच अगर आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हारिस रऊफ उस मैच में उनके पैर का टखन जो नाखून था अंगूठे का, वो निकल गया था, और वो किसी को बताए बगैर उस मैच में बॉलिंग करते रहे अपने शौक में, कि कहीं जो है वो ये बताने पर उनको बाहर ना बुला लिया जाए या वो कुछ ना कर दिया जाए, उनके जूते में कुछ मसला था। मूसा ने आखिरी स्पेल तक जिस जान से बॉलिंग की है, ये अब है सारी। हैदर अली, उन्होंने जो इनिंग खेली थी बड़ी शानदार खेली थी। ये तो मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम मेरे लिए बहुत ही, अगर इस सेटअप में बात करें तो बेस्ट कोच, या मैं जो टॉप रेटेड कहूंगा मोहम्मद वसीम है, इसमें तो कोई दो राय मेरी तरफ से नहीं है। और नॉर्दर्न की जो साइड है, यंग है, एनर्जेटिक है, और उसको अगर लड़ाने वाला एक ऐसा कोच मिल जाए जो कहता है तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, जाओ लड़ो, अपना बेस्ट दो, इससे ज्यादा जो है यंगस्टर कुछ नहीं चाहिए होता। फिर एक और चीज है जो इस साल फरहान भाई और थोड़ी डिफरेंट हो रही है। नॉर्दर्न के पास जो असिस्टेंट कोच गए मोहम्मद मसरूर, वो एक मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मसूर
अगर वो देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है, बहुत लीथल, क्योंकि मोहम्मद मसरूर की जो नजर है इस वक्त आपकी यंग लॉट के ऊपर, उनको मतलब प्यार से जो है बच्चों का डॉक्टर भी कहा जाता है, ऐसा ही और है। वो जो डील करते हैं यंगस्टर्स को, जिस तरीके से अंडर 16 अंडर 19 लेवल के ऊपर जिस तरीके उन्होंने काम किया हुआ है, सारे टाइटल जिताए हुए हैं, मतलब विनिंग कोच है जूनियर लेवल पे तो। और वो अगर आपका जाता है और हेड कोच आपका ऐसा बैठा हुआ है जिसका माइंडसेट, जिसकी फिलॉसफी है कि हमने यंग टीम के साथ जाना है, और फिर आपके पास यंग क्रिकेट का एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस दफा इस सीजन में, अंटिल अनलेस क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते किसी सर्टेनिटी के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्दर्न तीनों फॉर्मेट्स में बिल्कुल टीम टू वॉच आउट होगी। लेकिन साथ साथ आप केपी की टीम को भी हल्का नहीं ले सकते। केपी में भी बड़े नाम, अच्छे नाम है इनफैक्ट, और केपी ने अगर आप एक पूरे पिछले 8-10 साल का उठा के देख लें अगर हम रेशियो, तो पेशावर हो जाए या खैबर की टीम हो जाए, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में अच्छा करती आई है। जब रहमान साहब उनके कोच हुआ करते थे तब भी बड़ा शानदार उनकी कारकर्दगी रही। तो अगर केपी की टीम देखें, जुनैद खान, रिजवान कैप्टन इनफैक्ट, अरशद इकबाल, आसिफ आफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमरान खान सीनियर, मोहम्मद हफीज उनके स्क्वाड में शामिल है, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद मोहसिन बड़े अच्छे स्पिनर हैं, और एक मौके पे कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान टीम भी खेल सकते हैं। उम्मीद है कि इनको मौका दिया जाए। फिर साहिबजादा फरहान वाइट बॉल क्रिकेट के बड़े अच्छा एक प्रोस्पेक्ट हैं। शाहिन शाह अफरीदी ऑल्दो शुरू में अवेलेबल नहीं होंगे अपने काउंटी मसरूफियात की वजह से, शुएब मलिक को भी इसी स्क्वाड में रखा गया है, शिनवारी, वहाब रियाज और जुहेब खान। तो केपी का स्क्वाड भी बुरा नहीं है, अच्छा स्क्वाड है। क्या किस तरह तज्जिया करेंगे, केपी कुछ कर दिखा सकता है? देखिए फैजान भाई, केपी अगेन अ टीम टू वॉच आउट, क्योंकि रीजन फिर वही है, क्योंकि जो बाकी रीजन है उनकी क्रिकेट की तो फिर भी हिस्ट्री लंबी है, और अब्दुल रहमान जब कोच थे वही टाइम था जब मोहम्मद रिजवान भी जो है वो सरफेस पे आए, और प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने आप को मनवाया। पेशावर की टीम जो है वो बैक टू बैक जीती, जो T20 टूर्नामेंट्स थे, काफी टूर्नामेंट जीती। देखें वहां पे भी अब ये वो वाला रीजन है कि जहां पे हमें जाना चाहिए, जो हमारा विजन था ना, हमने बात की कि लोगों की एसोसिएशन हो। केपीके की टीम के अंदर आपको वो जेलिंग नजर आती है कि जब उनके प्लेयर्स खेलते हैं तो वो इस मकसद से खेलते हैं कि हम केपीके के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम बहुत बाद में आई है। अब नॉर्दर्न में आपको वो चीज नहीं मिलेगी, मतलब हम कंपैरेटिव, हम एनालिसिस के लिए बात कर रहे हैं। केपी की वो टीम है, इन सारी टीम से मेरे ख्याल में वो जो बॉन्डिंग फैक्टर है वो केपी की टीम के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्लेयर्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान के प्लेयर्स बहुत कम है। बलूचिस्तान केपी में तो के जो आप देखें प्लेयर्स तो हैं, मोस्टली बाहर के प्लेयर्स हैं। जी जी, तो केपी के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये एडिशनल एनर्जी आएगी कि हम जो है अपने रीजन का नाम जो है वो ऊंचा करें। उस रीजन के जो प्लेयर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो हफीज और आपने मलिक का नाम लिया, तो वो तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको आप किसी भी टीम में डालें तो वो तो कैटलिस्ट हैं, वो परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं। बट वेल आई होप के T20 से स्टार्ट होना है सीजन और अच्छी क्रिकेट। इनके कोच कौन है प्रधान भाई, आप बताएं। एक जो फैक्टर टू वॉच आउट होगा वो कोचिंग होगा मेरे ख्याल में केपी का। तो मतलब हम जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लेके चल सकते हैं। तो फिर कोच की आप बात कर रहे हैं तो फिर बलूचिस्तान का भी कोच पे बड़ी गहरी नजर होगी, फैसल इकबाल। बिल्कुल, क्योंकि देखें फैसल का फर्स्ट मेजर असाइनमेंट होगा एज ए हेड कोच। नहीं, वो तो वरना T10 में तो बड़े बड़े सहवाग की भी कोचिंग कर चुके हैं वो तो। बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन देखिए अब सहवाग को कोच करने का एक अलग अलग लेवल होता है, क्योंकि उनको आपको ज्यादा कुछ बताना नहीं है। PSL में भी बैटिंग कोच कराची किंग्स के रहे हैं, और तो बाद में जो कोलिन इंग्रम ने 100 के बाद उनको क्रेडिट दिया था। हाँ। तो लेकिन ये कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो टैलेंट है, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो ये सब साथ खेलते रहे, तो अब मिसाल के तौर पे उनके पास बलूचिस्तान की टीम के अंदर, वो अगर आपके पास लिस्ट है आप शायद उसके बाद पढ़े, उसमें इमरान फरत खेल रहे हैं। इमरान तो बड़ी मजे की, हाँ इमरान फरत है इस टीम में, बिल्कुल है। और ये साथ का डेब्यू है इनका, जिन्होंने 2001 में न्यूजीलैंड में जो है एक ही टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। तो एक जो है वो हेड कोच हो चुके हैं, एक जो है रीजन के हेड कोच हो चुके हैं, और एक अभी तक खेल रहे हैं। ये तो हमारी बड़ा पाकिस्तान टीम का भी यही हाल है। बैटिंग कोच और हेड कोच का डेब्यू बाद में हुआ था, और शुएब मलिक टीम में अब भी खेल रहे हैं, उनका डेब्यू 90s का हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान, हाँ, लेकिन यहाँ भी हमें देखना होगा। हम दुनिया में देखते हैं कि प्लेयर्स एक लेवल पे आगे कहते हैं कि ओके ठीक है अब नए प्लेयर की जगह छोड़ें। हमारे यहाँ तो वो नहीं होता कि प्लेयर्स आ गए तो बस आ गए,
डोमेस्टिक फैजान क्रिकेट भाई में भी और उसमें भी। फैजान भाई वही वाली बात है ना, वो रिटायरमेंट के बाद करेंगे क्या? मतलब आपका ग्रे में उमर गुल बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत रिस्पेक्टेबल प्लेयर, बहुत ईमानदार प्लेयर, बट वो अब भी खेल रहे हैं, क्रिकेट कमेटी में भी हैं। बेहतर होता कि मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू उमर गुल, बट अच्छा होता कि इस फॉर्मेट में किसी यंगस्टर को मौका मिलता। फैजान भाई ये देखें, ये वो डिस्कशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये पाथवेज की डिस्कशन है। ग्रैम स्मिथ 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं। एलिस्टर कुक जो है वो 32 साल की अभी वो उनके पास पूरा शॉट था कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स का, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मैं यहाँ तक, और उसके बाद अब मैं इतनी क्रिकेट खेल ली, अब और लोग खेलें, मैं कुछ और करूंगा। उनको सर का खिताब भी मिला। ग्रेम स्मिथ को देखें, वो डायरेक्टर क्रिकेट भी लग गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा जो प्लेयर है वो खेलने के बाद करेगा क्या, कोई पाथवे नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मैं जितना खेल लूं, मैं उतने अरसे तक खेलता रहूं, मेरा मेरा घर चलता रहे, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कभी इधर बैठना पड़ेगा, कभी उधर बैठना पड़ेगा, मतलब मैं क्या करूंगा क्या। तो ये सारे बहुत मसाइल हैं। और एक जो अभी बड़ी अच्छी बात है, मिसबा और यूनुस दोनों बड़े कॉम्पिटेंट अपने टाइम के अंदर, उन्होंने बहुत खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब उसके बाद जो हुआ कि रिटायरमेंट के फौरन बाद वो पूरी क्यू कट करके और वो नेशनल टीम के कोचिंग सेटअप के अंदर आ गए। तो अब वो जो एक चीज थी कि कुछ प्लेयर्स जो अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट जल्दी लेके और कोचिंग में चले जाते थे कि अच्छा यार चलो हम यहाँ चले जाते हैं, तो हमारी कुछ अभी एनर्जी कुछ एज बाकी होगी, तो हम जाके कोचिंग में शायद हमारा कैरियर ज्यादा बेहतर हो जाए प्लेइंग से ज्यादा। आपने उसके ऊपर भी इस तरीके से ये प्रोसेस करके आपने बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आप इंडिया को देखें कि वहां पे द्रविड़ जो है वो रिटायर होते हैं तो वो अंडर-19 की कोचिंग में टाइम गुजार रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा सिस्टम बनता है। तो ये हमारे साथ ये थोड़े से चैलेंजेस हैं। टॉकिंग अबाउट टीम्स अगेन, सिंध की टीम को आप कैसे देख रहे हैं? सैफी बैक एज कैप्टन, पिछली बार भी कप्तान थे, लेकिन वो शायद उन्होंने मना कर दिया था कप्तानी करने से, फिर असद शफीक कप्तान बने। तो सरफराज अहमद एक मैच में किया था मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। जी। प्री मैच कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल वो कप्तान थे। अच्छा, सरफराज अहमद हैं, सऊद शकील, एहसन अली, अनवर अली, देखना पड़ेगा किस हद तक उनकी फिटनेस बहाल हुई है। असद शफीक, आजम खान, दानिश अजीज, हसान खान, खुर्रम मंजूर, वो भी एक बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं। मीर हमजा, मोहम्मद असगर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद तहा, रुमान रईस का नाम था लेकिन अनफिट हो गया, सीजन से बाहर हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट रुमान रईस के लिए, और इनकी जगह गुलाम मुदस्सिर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। वो भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर है और बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है गुलाम मुदस्सिर, अगर उनको सही मौका मिले। शर्जिल खान और सुहेल खान, दम लग रहा है सिंध के स्क्वाड में या दम मौजूद है? लेकिन पिछली बार भी दम था, लेकिन देखिए ये मैं बड़ा ऑनेस्ट अगर आपको इसके ऊपर असेसमेंट करूंगा, हम वही क्योंकि आपको पता हमारी फेवरेट या हमारी किसी से जो वो पर्सनल तो कोई है नहीं, और सिंध से मतलब फिर भी लोग कहते हैं कराची माफिया। सिंध से हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए। देखिए कराची से हम तो सिंध से, लेकिन देखिए सिंध की जो टीम है वो एक अच्छा कलेक्शन है, वो एक अच्छी टीम नहीं है अभी तक, इसमें मार्जिन मौजूद है। और पिछली बार भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे, बट प्लेयर्स मैनेजमेंट भी साथ साथ बहुत जरूरी होते हैं। शायद जो पिछले कोच थे आजम खान, वो प्लेयर्स को उस तरीके से संभाल नहीं पाए जो उनका बतौर कोच किरदार होना चाहिए था वहां पे। अब देखते हैं बासित भाई जी कैसे चलाते हैं। बासित भाई है, इकबाल इमाम है और सरफराज हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बासित भाई का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है आजम से, और वो प्लेयर से रिस्पेक्ट करवाना भी जानते हैं, प्लेयर से रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। तो आई होप कि इनकी मौजूदगी का असर हो। इसमें भी एक और चीज़ है, प्लेयर्स ये सारे अच्छे हैं, लेकिन एक प्लेयर की जो मैं खास तौर पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि हम उसको पूरे सेटअप में पिछले कुछ सालों में उसके साथ हम शायद ज्यादती, शायद हार्ड वर्ड हो जाए, या वो कुछ और मजीद जो है वो अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता था, वो है हसन मोहसिन सेकंड 11 में उनके वाइस कैप्टन है। अब मतलब मुझे पता कि वो आपके अंडर 19 के टूर्नामेंट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वहां पे उन्होंने सेंचुरी की, उस लेवल के ऊपर एक मैच्योर, एक अच्छा काम हेड है, अच्छा उसका कंडक्ट है, कोई डिसिप्लिनरी कोई इश्यूज नहीं है। और उसके बाद आप फिर उसको 2 साल जो है कराची किंग्स के साथ रहता है, उसको एक मैच नहीं मिलता। आप पिछले साल की होती है, आप उसको अंडर 23 में भेज देते हैं, वहां उसको पूरे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मतलब वो डिजर्व करता है और एक कंसिस्टेंट रन डिजर्व करता है, क्योंकि उस लड़के में पोटेंशियल है। तो हम उसके साथ ये करते हैं, कभी इस स्क्वाड में डाल के उसको बेंच पे बिठा देते हैं, मतलब उसको खिला कम रहे हैं, घुमा ज्यादा रहे हैं।
एक और प्लेयर आपसे तो सिंध के सेकंड 11 में है जो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 11 में डिजर्व करता था, वो है इब्तिसाम। पीएसएल में बड़ी तबाह अच्छी बॉलिंग की थी, बड़ा नोटिस आए थे, रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी, बट फिर इब्तिसाम साइडलाइन हो गए। इब्तिसाम डिजर्व करते हैं और क्या। ये वही चीज है जो मैंने आपको कहा ना कि एक अच्छा गुड सेट ऑफ प्लेयर्स है, लेकिन देखिए जब टीम हमें बनानी होती है तो टीम बनाना और टीम जमा करने में फर्क होता है। तो सिंध की टीम जो है वो जमा तो बहुत अच्छी हुई है, जो नाम है वो सारे के सारे आपके सामने, एक दो नाम के ऊपर हमने बात कर ली। अब यहाँ से देखना होगा कि बासित अली, इकबाल इमाम और सरफराज अहमद, ये कोई अम्मा हल्के नाम अम्मा नहीं है अपने अपने अम्माद रूप में। अम्माद आलम भी अच्छे प्लेयर हैं, वो भी सेकंड 11 बिल्कुल, में। तो बिल्कुल अमाद आलम की आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन अमाद आलम की देखें, जो अगर हम बिल्कुल फ्रैंक बात करें, अमाद आलम को अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, मैं उसका फैन हूँ। मैं मैं खुद बिल्कुल करूँ। मैं कुछ उसके अंदर वो नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक वो उसको डिलीवर नहीं कर सका। तो ठीक है हाँ, टू उसको सम सेकंड 11 में डाला था। हाँ तो ये कि टू सम एक्सटेंट, हाँ सही वो है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। बट ये कि आई होप कि T20 से सीजन का आगाज होना है, और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होगा प्लेयर्स के लिए। साथ साथ जो जो बायो सिक्योर जोन बन रहे हैं, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स है, उसमें प्लेयर्स की जहनी पुख्तगी का भी एक इम्तिहान होगा यहाँ पे। क्या कहेंगे? बिल्कुल। और एक फैजान भाई एक चीज और जहन में रखिएगा कि जो ये जो T20 टूर्नामेंट हो रहा है, इसके दो फेजेस हैं, एक मुल्तान में हो रहा है और एक पिंडी में हो रहा है। तो मुल्तान में जो अभी तक जो यूजुअली हमने देखा, पिछले साल भी इस टाइम के ऊपर जो पिच थी, वो थोड़ी सी स्पंजी, थोड़ी गीली पिच थी। और मतलब उसमें हो सकता है कि टीम्स एक डिफरेंट फॉर्मेट में जाएं, क्योंकि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और आपको भी पता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है हेड कोच के पास कि वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सेकंड 11 से किसी प्लेयर को पुल इन कर सकता है। तो जब हमने हसन मोहसिन की बात की, तो ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के अंदर मुल्तान लेग के अंदर वो शायद हमें एक्शन में नजर ना आए, लेकिन जब पिंडी के अंदर जाए, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे जरा ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो वहाँ शायद कुछ एक दो प्लेयर्स हर टीम में ऊपर नीचे हों। उसमें शायद हमें अमाद आलम भी और ये भी हसन मोहसिन भी जो है वो फर्स्ट 11 में नजर आए, तो ये हो सकता है। कमल भाई, आप अदाद शुमार में भी बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और बड़े मुनफरिद अदाद शुमार। अगर पाकिस्तान में हम स्टैट्स के हवाले से बात करें तो आजकल दो ही नाम है, कामरान मुजफ्फर या मजहर अरशद। मजहर अरशद ही रखें, मैं आप इतनी नहीं इतनी नहीं बड़ी सर, बात ना करें मेरे लिए, नहीं मजहर नहीं अरशद नहीं, करें। हम आप भी मजहर बड़ा इज द अच्छा प्रो। काम, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि आपका शौक है, तो उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसको ना सराहना ज्यादती होगी, ना इंसाफी होगी। बड़ी एक अहम चीज होती है, जब हम प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हैं तो उनको हम मुख्तलिफ तरह के रेटिंग पॉइंट्स देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। डोमेस्टिक क्रिकेट में फैंस, प्लेयर्स, टीम्स कनेक्टिविटी के लिए क्या हम अगर यही चीज इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान डोमेस्टिक सेटअप में फॉर हर तरह के प्लेयर्स के लिए, कि उसके कितने रेटिंग पॉइंट्स हैं और किसने क्या परफॉर्म किया, और फिर एक डोमेस्टिक क्रिकेट की एक रैंकिंग बने साल साल, वो साइकिल चलता रहे, तो इससे मजीद दिलचस्पी नहीं बढ़ जाएगी फैंस में भी, क्रिकेटर्स के दरमियान भी मुकाबला बढ़ जाएगा, और कुछ कर दिखाने का एक एडेड इंसेंटिव होगा कि यार डोमेस्टिक में टॉप रेटेड प्लेयर बन गया। प्रधान भाई, इसका सवाल बड़ा, इस सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जवाब बहुत तल्ख है। अब पता नहीं आप उसको पसंद करेंगे या नहीं दिल करेंगे। की बात है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट की जो कंडीशन है ना, उसकी मैं एक वजह समझता हूँ, हमारी हर लेवल के ऊपर इनसिक्योरिटीज है। जो जहाँ बैठा हुआ है वो कुछ इनसिक्योर है, और एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हर कोई ये कहता है अच्छा मैं इस रोल में आ गया हूँ तो ये मेरा हक है, इसमें मुझसे कोई सवाल ना पूछा जाए, ये मेरा राइट है, मेरी जो मर्जी मैं करूँ। तो जो एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। अब अगर कोई कप्तान बन गया है तो आखिर में वो जवाब ये देता है कि भाई ये तो मेरा राइट है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बजाय इसके कि वो ये कहे या ये समझाने की कोशिश करे, या कोई कोच है कि देखो हाँ ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा ये डिसीजन है, हम मिल के काम करते हैं, लेट्स इन्वॉल्व एवरीवन, और उसके बाद हम जो बेस्ट डिसीजन है वो करते हैं। अब प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं इसके अंदर मसला ये इतना अच्छा अच्छी सजेशन है फैंस को इन्वॉल्व करने का, क्योंकि इसी से, देखिए इसी से पैसा आता है। ये समझना पड़ेगा हर कोच को, हर प्लेयर को, हर हर कप्तान को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को, चाहे जो सीएफओ लगे हुए हैं, चाहे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चाहे चेयरमैन है। चेयरमैन तो खैर ऑनररी, वो कहते हैं ऑनररी है, ये जो भी है बोर्ड के साथ जो भी मुंसलिक है, इवन गार्डनर भी लगे हुए हैं, देखिए उनकी जो अर्निंग आ रही है वो फैंस से आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ आपका फायदा है। लेकिन इसमें मसला क्या होगा, हम इन्वॉल्व करेंगे तो कुछ लोगों की वो जो इंटाइटलमेंट्स हैं वो चैलेंज होंगी।
उन्होंने जो लकीरें खींची हुई हैं उसके अंदर वो फील करेंगे इनसिक्योर। कामरान भाई, जब डेटाबेस अब कोचिंग का हिस्सा बन चुके हैं, कोचिंग के मेथड्स, प्लेयर्स मैनेजमेंट, प्लेयर्स को कहाँ खिलाना है, उसमें अब डेटाबेस का बहुत अहम रोल हो गया है कि नंबर्स के साथ साथ रेटिंग पॉइंट्स इंटरनली भी जो बनाते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि यार इस प्लेयर के सेकंड इनिंग में ऐसी परफॉर्मेंस है, फर्स्ट इनिंग में ऐसी परफॉर्मेंस है, पावर प्ले में इसकी कारकर्दगी, तो उन तमाम डेटाबेस का मजमूआ करके हम अपनी प्लेयर्स को तो प्रमोट करेंगे, इससे प्लेयर्स को भी तो फायदा होगा। होना चाहिए, लेकिन देखिए मैं साथ में क्या अच्छी चीज है, लेकिन आईसीसी चलाता है, वो रैंकिंग पॉइंट्स हैं, हर कोई जब बात करता है बाबर के बारे में बात करता है, हमें अच्छा लगता है। जब हम अपनी T20 रैंकिंग की बात करते हैं कि हम इतने अरसे नंबर 1 है, अच्छा लगता है, मतलब ये है एक फील गुड फैक्टर है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, देखिए टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी हो, चाहे डेटाबेसेस, नंबर्स, व्हाटसोएवर, मेरा पर्सनली मानना यह है कि इनका पर्पस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना या सुपरसीड करना नहीं है, इनको ऑगमेंट करना है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो प्राइमरी है, जो इंसानी आंख देख सकती है, वो जो है नंबर्स और ये सारे की सारी टेक्नोलॉजी व्हाटसोएवर नहीं देख सकते। लेकिन हमें इनमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो उस पोजीशन में बैठे हुए जिनको डिसीजन लेने, तो उनको भी थोड़े ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट से आना चाहिए। वो खुद इस तरफ आए कि हम इस टेक्नोलॉजी को, नंबर्स को, डेटा को क्यों नहीं यूज कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरीके से चलेंगे कोऑपरेशन के साथ, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, फैंस के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी। लेकिन अगर हम इसमें पेचा डाल देंगे तो ये ना तीतर रहेगा ना बटेर रहेगा। मैं समझता हूँ कि जब नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, और फॉर सपोज आप प्लेयर्स ले लें, अमाद आलम की मिसाल ले लें, अमाद आलम थ्रू आउट सीजन में अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी कारकर्दगी का एक इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट की वजह से उसके रेटिंग पॉइंट्स बनते हैं, वो डोमेस्टिक सीजन का एक स्टैंड आउट प्लेयर बन के उभरता है। तो हम उसको एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, हम उसको एज ब्रांड बना के भी पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक ब्रांड है अमाद, और ये पाकिस्तान में सुपर फ्यूचर का एक स्टार बन सकता है। तो ये चीज अगर हो तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही एक्साइटिंग होगी। आई होप काउन भाई के और लोग भी सुनेंगे और इस चीज पर गौर करेंगे और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आई बिलीव के जो पीसीबी में जो लोग बैठे हैं वो आइडियाज को सुनते हैं और उस पर बात जरूर करते हैं। तो आई होप के इस चीज को भी डिस्कस करें। और अगर चलते चलते कुछ ऐड करना चाहें आप, अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप। मेरे ख्याल में जो आप बात करना चाह रहे हैं और जो आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पहुंचेगी, और उसका मैं छोटा सा जवाब आपको दे दूं कि देखिए हर मैच के बाद डोमेस्टिक के या उसके बाद पीसीबी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे या उसके ऊपर मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट एवरेज, मोस्ट सक्सेस, ये सब देता है। तो टूर्नामेंट भी देता है ना, ओवरऑल रिकॉर्ड भी फॉलो करना चाहिए ना। अब फॉर सपोज एक मैच में कोई रिकॉर्ड बनता है तो मैं अब एक दो मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने हेड्स अप किया अपने दोस्तों को कि उन्होंने कहा यार, मैंने कहा यार मैं स्टोरी करना चाह रहा हूँ, मुझे इस प्लेयर से एक्सेस कराएं। तो ये फॉलो होती रहनी चाहिए चीज़। अगर किसी मैच में कोई प्लेयर अपने 10,000 रन 15,000 रन मुकम्मल करता तो उसका डेटाबेस भी इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी लास्ट सीजन में जो है वो फवाद आलम ने पूरे किए थे, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान के लीडिंग जो डिस्मिसल वाले विकेट कीपर बने थे, वो भी सारी लास्ट। तो ये सारी चीजें और वो कलर ही ऐड करते हैं डोमेस्टिक सीजन में। आपका ही कंटेंट बनेगा, आपका ही प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, पूरे डोमेस्टिक सीजन के हवाले से बहुत सारी चीजें आज हमने यहाँ डिस्कस कर ली और बहुत इनफैक्ट अच्छा लगा एक दोस्ताना माहौल में चीजें डिस्कस करके। और मकसद यकीनी तौर पर कोई तनकीद दी थी, आप भी हो, हम भी हैं, और हमारे चाहे जितने दोस्त हों, दूसरे इदारों में जर्नलिस्ट हो या फैंस हो, ख्वाहिश तो हम सबकी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो और अच्छे से अच्छा टैलेंट उभर कर सामने आए और पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा और पाकिस्तान टीम फतवाहत की राह पर गामजन हो। तो कामरान भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, आपको ये डिस्कशन कैसी लगी अपने कमेंट्स से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने का शुक्रिया।